मतलब आप एक चीज समझिए कि आप एक लाइन में खबर ये है कि अगर अमित, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो आज खुलासे हुए, अगर दंगाइयों की चलती तो हाथरस शाहीन बाग बनता। आप ये सोच लीजिए जिस तरीके से वो प्लान हुआ था, जिस वेबसाइट की बात आ रही है, जिसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, आप ये सोच लीजिए न्याय कहाँ रह गया और कौन सी चीजें आ गई। मतलब आप ये हैरान हो जाएंगे, हाथरस को ये लोग एक तरीके से दंगे की प्रयोगशाला बनाना चाह रहे थे। जो खुलासे हुए हैं उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि शुरुआत में भारत की बेटी की बात, हाथरस की बेटी, इसलिए आज का ताल ठोक के ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो गांव आपको नजर आ रहा है, ये वो हाथरस गांव है और हम इस वक्त उन्हीं के घर पर हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं के घर पे हैं। ये जो घर है, नीचे की तरफ अगर आप देखें, ये वो घर है, ये वो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं। इस हिस्से में लड़की के जो घर वाले हैं वो अभी इस वक्त नीचे बैठे हैं। पुलिस की मौजूदगी है, और पुलिस की मौजूदगी सिर्फ यहाँ नहीं है। आप ये सोच लीजिए, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो सामने वाला घर है, वो सामने वाला घर है। विक्रम, एक बार अगर आप यहाँ आना चाहें इस तरफ, ये सामने वाला घर जो आपको, वहां तक भी हम आपको लेके जाएंगे। संदीप माफ कीजिएगा, संदीप जो मुख्य आरोपी है, उसका घर यहाँ से, और यही है पूरा, ये तो बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पे है। और अमन, लगातार ये जो आप हालत देख रहे हैं यहाँ, पिछले कुछ दिनों से यही हालत है, पुलिस की मौजूदगी। एक चीज है, परिवार का दर्द कहीं पीछे छूट गया, यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई, बेटी की लड़ाई कहीं पीछे छूट गई। और जो खुलासे हुए हैं, जो दावा है योगी सरकार का, वो इतना हैरान कर देने वाला है। उसमें इस तरीके के दावे किए गए हैं, मैं इसको लाइनों में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये एक तरीके से दंगे वाला मौका था। ये हाथरस को शाहीन बाग बनाना चाह रहे थे, ये दिल्ली वाला दंगा प्लान हाथरस में कामयाब करना चाह रहे थे। और इसको लेकर जो दावा किया गया है योगी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। परिवार से भी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले सुन लीजिए क्या दावा किया गया योगी सरकार की तरफ से। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से, कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों के हितों के लिए निरंतर पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है, और उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आज इस अवसर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ये दावे किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। हालांकि बता दें, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अमित, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, एफआईआर भी हुई है, गिरफ्तार किया। और अमन, यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम ये बातचीत आखिरकार इस जगह से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच लीजिए, जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं वो सत्य अब तक पूरा नहीं है, वो अर्ध सत्य है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं। कोशिश करते हैं एक बार, उनकी माताजी भी हैं यहाँ पर, एक बार उनसे बात करने के लिए और एक बार उनसे पूछने के लिए कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही हैं। माताजी, एक छोटा सा सवाल मैं आज आपसे फिर पूछना चाहता हूँ। मैं पहले भी आया था आपसे मिलने, आपसे बात की। बेटी के न्याय की आस अभी भी है? लगता है न्याय मिल पाएगा? मिलेगा, और ये हमेशा दिल में जिंदा रहेगी। मनीषा मरेगी नहीं, जिंदा है। लेकिन जब हम पिछले 2-3 दिन देख रहे हैं, उन 2-3 दिनों में जैसे चीजें हो रही हैं, नेता आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, न्याय की बात हो जरूर रही है, न्याय की बात आगे नहीं बढ़ रही है।
इस केस में आगे क्या हो रहा है, इस केस में आगे क्या होगा, सच्चाई कब सामने आएगी, कब सजा मिलेगी, ये चीजें नहीं पता चल रही अब तक। सब कुछ होगा। ऊपर वाले पे हमें भरोसा है, अपने जो हमारे भारत वाले जो हमारे देश के सभी भाई बहन हमारा साथ दे रहे हैं उन पे भरोसा है, और शायद सरकार पे भी है, सरकार ही न्याय देगी। कोई आके ऊपर से कोई सरकार पे भरोसा है, न्याय मिलेगा, सब देंगे न्याय मिलेगा। नहीं, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, यहाँ का कुछ सब कुछ बिगड़ा हुआ है। देखिए, नाराजगी है अमित, नाराजगी इस चीज को लेकर भी है कि जिस तरह का व्यवहार रहा सिस्टम का, प्रशासन का। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की बहुत जबरदस्त तैनाती है। यहाँ पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है, एंट्री पॉइंट सारे ब्लॉक किए गए, हालांकि उसको बाद में ओपन यहाँ पर कर दिया गया। मेरे साथ शांतनु है, वो विशेष तौर पर आज हमारे साथ हाथरस आए हैं क्योंकि जमीनी हकीकत हर कोई समझना चाह रहा है। हमारे साथ सीपी सिंह है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ वहां से गौरव भाटिया भी हैं। लेकिन सबसे पहले शांतनु, अगर मैं आप ही से शुरू करूं, रिपोर्ट बहुत अलार्मिंग है। ये रिपोर्ट, अभी हम परिवार वालों से बात कर रहे थे, उनको बहुत उम्मीद है। आज पूरा देश जो है हाथरस की बेटी के साथ या इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दर्द में भी दंगा ढूंढ रहे हैं। कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पर, लेकिन इनको पता भी नहीं होगा। हमने इनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे ये चीज। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ दिल्ली वाला प्रयोग करना चाह रहे थे हाथरस में, मतलब उनको दर्द में भी दंगा दिख रहा है। देखिए, मैंने कल ही एक लेख का ऑफ इंडिया में कि योगी ने पिछले 3 साल में करा क्या है। जो 3 लाख वैकेंसी थी पुलिस की, उसमें 1.5 लाख भरी थी केवल 15 साल से, अब वो 1.5 लाख भर गई। पुलिस का महकमा सड़क पर है। दूसरा, आपने देखा सीए का दंगा कैसे रोका गया, वसूली करी गई, उसी समय वसूली करी गई। आपने देखा किस तरह से आरोपियों को, आतिक अहमद जैसे लोगों के घर तोड़े गए। आपने देखा किस तरह से एनकाउंटर हुए, उस पर आप ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच गए। ये बदला बहुत सारी लॉबिंग है। नहीं, ये योगी से बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला। आप नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करें। केवल आप फोन टैपिंग, आपने कहा फोन टैपिंग हुई, लेकिन फोन पे जो बात हुई उस पर नहीं चर्चा हुई। 25 का 50 हुआ, प्लीज एक बाइट दे दो, प्लीज एक बाइट बना दो। तो आपने देखा किस तरह से नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। और परिवार के दुख पे आप राजनीति कर रहे हैं। आपकी राजनीति नहीं चल पाई, आपको उठा के केरला भेज दिया गया। लेकिन आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर अभी भी लोगों का, ये लोगों के आने का क्या करें अमन, सिलसिला जो मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 2 दिन से जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं, यही चीजें दिखती हैं न्याय के नाम पे। आप देखिए ना, ये बेटी का घर है, लेकिन अच्छा ये देखिए, ये जो अभी अमित आपको बता रहे थे, ये बेटी का घर, हाथरस की बेटी, और ये सामने, ये बिल्कुल ठीक सामने, ये अगर आप देखें, ये जो जाली आपको नजर आ रही है, ये लोहे की जाली, ये संदीप का घर है ना, जो आरोपी है इस मामले में। अच्छा शांतनु, एक चीज, सीपी सिंह, एक कमेंट आपका भी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये तो शॉकिंग, अलार्मिंग, मतलब या तो ये जो लोग कहा जा रहा है कि ये दरअसल योगी से बदला, ये नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश, ये कि गैंगस्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, सीए को लेकर भी, पीएफआई के भी यहाँ पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया था? 25 लोगों को केवल सीए की तरफ गिरफ्तार किया। ये लोग बदला ले रहे हैं उस चीज का। यूपी के सरगना थे, पीएफआई और एसडीपीआई दोनों के बारे में सरकार को ये जानकारी मिली है कि इन लोगों ने साजिश की यहाँ पे दंगा कराने की। और वैसे ही जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली में जो सीए का आंदोलन चला, नकली आंदोलन, उसके बाद में फिर दिल्ली में दंगा करा दिया गया। उसके बाद में कुछ वैसी ही स्थिति है। थोड़ा और पीछे आप जाएं तो जैसे 2002 में मोदी के खिलाफ कैंपेन हुआ था, उसी का रिपीट कैंपेन आज योगी के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि योगी ने भी अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मतलब मेरे को हैरानगी है इस पे शांतनु, मतलब जब मैंने खबर पढ़ी, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी, जब ये दावा किया गया, ये मतलब बेटी की राख पर यूपी जला देंगे और अपनी रोटियां सेक लेंगे। बेटी की राख पर और कम मौके हैं क्या पॉलिटिक्स करने के? मैंने उस दिन देखा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने महल से निकले, अपनी एसयूवी में बैठे, वहां पहुंच गए, किस ड्रामेटिक तरह। तो ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है या उसका शिकार है? जाने अनजाने इन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसे नहीं पता? वो इतनी बड़े परिवार से आते हैं। दोनों अपनी एसयूवी में निकले, पहले दिन दंगा करा वहां पे सड़क पे, पूरा एक्सप्रेस वे जाम करा, अगले दिन आ गए। और मैंने कल एक चैनल पे बैठा था, उसके चैनल की रिपोर्टर बस ये कहती रही कि पहली बार हमारे चैनल पे आ रहा है, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहा है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि अंदर परिवार के साथ हुआ क्या। और राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने ऐसा देखा, वैसे देखा। क्या इसलिए सांत्वना दे रहे थे? अमन, 2 चीजें हैं इसमें। पहले तो हम जब से देख रहे हैं शांतनु, मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाह रहा हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी पहले दिन से आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में है कि किसी तरीके से हमारी मुहिम जो है वो ये हमारे नाम हो जाए।
और इस चक्कर में जमा हो रहे हैं। और अब ये वेबसाइट्स, यानी कि कुल मिला जुला के न्याय जो है बैक सीट पे है और फ्रंट सीट पे अब सिर्फ ये तमाशा। और देखा ना कि लोग आ रहे हैं, जान रहे हैं, दिन भर यही चलता है मन यहाँ पे। और अमन एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ। गौरव भाटिया गौरव एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। गौरव भाटिया, गौरव कोई आधार रिपोर्ट का? ये कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग बड़े दावे हैं कि मतलब जो दावे किए गए रिपोर्ट में कि इस्लामिक देशों से फंडिंग इस वेबसाइट को, इसके अलावा एमनेस्टी का भी इसमें जिक्र है कि एमनेस्टी का भी एंगल है इसमें, सीएए विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें योगी से बदला, मतलब इतना बड़ा यहाँ इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही थी। अब फिर वही सवाल हर बार पूछता हूं मैं, फिर आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? ये सब होने के बाद आप लोग जागते हैं, बाद में बताते हैं, होने क्यों दिया जाता है? गौरव नहीं अमन जी, देखिए सबसे पहले तो हाथरस की बेटी हमारी बेटी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान भी दे चुके हैं कि हमारी प्राथमिकता उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आज जी न्यूज का, क्योंकि जो सच आप उजागर कर रहे हैं, बहुत कम चैनल ऐसे हैं कि जो इस मुद्दे की बात भी कर रहे हैं। चाहे आपने सही कहा सीएए का हो, आपको याद होगा दिल्ली के दंगे हुए, बात हुई कि विदेशी फंडिंग आएगी और उसके बाद उसकी जांच भी चल रही थी। शाहीन बाग का प्रदर्शन हुआ, इनको दर्द हुआ कि क्यों भाई सीएए का कानून लाया गया, फिर से विदेशी फंडिंग की बात आई और इस पे कार्रवाई भी हुई। और एमनेस्टी इंडिया करके जो संस्था है, उसने तो जैसे बीड़ा उठा रखा था कि हर जगह जहर फैलाएंगे और ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ और रिपीट कर रहे हैं। गौरव आप रिपीट कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया ना। गौरव मुझे बताइए हो कैसे जाता है? आप लोगों को पता क्यों नहीं लगता है? कुछ शाहीन बाग में भी हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं लगता है, यहाँ पर भी हो जाता है, बाद में पता लगता है कि कहां कहां से फंडिंग आ रही थी, इस्लामिक देशों से फंडिंग आ रही थी, से लेकर एमनेस्टी एंगल से लेकर तमाम गैंगस्टर्स और राष्ट्र विरोधी ताकतें और टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर भी हाथरस को शाहीन बाग बनाना चाह रहे थे। ये हो कैसे जाता है? आप लोगों को पता क्यों नहीं लगता है और बाद में क्यों पता लगता है आप लोगों को? अमन जी, फंडिंग हो गई, वेबसाइट बन गई मुस्लिम देशों से वो। हाँ देखिए, आपने कहा कि ये हो कैसे जाता है, अब मैं आपको वेबसाइट का उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये जो दुराचार की घटना हुई ये निंदनीय है, बहुत पीड़ाजनक है, लेकिन वेबसाइट जो बनी ये कैसे बनी? कौन सी ऐसी शक्तियां थी जो इसके पीछे थी? और तुरंत कार्रवाई हुई, तभी तो ये वेबसाइट अब हटा ली गई थी तुरंत। ये इसीलिए हटाई गई क्योंकि त्वरित कार्रवाई हुई। आज आपके चैनल पे एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। राजनीतिक गिद्ध है जो हमने देखा, राजनीतिक गिद्ध ठहाके मार के कार में बैठे हुए जा रहे थे। कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो गिद्ध से कम नहीं है, जो ये ज्यादा बताने में व्यस्त थे कि क्या राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर अब उठ जाएगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि हाथरस की बेटी के लिए ये कामयाब हो जाते तो उनको इंसाफ मिले, ये कामयाब हो जाते तो, ये जलाने में कामयाब हो जाते तो। नहीं अमन जी, कैसे जलाने में कामयाब हो जाते? जब एक मजबूत योगी जी की सरकार है, वहां पे डंडे इनको पड़ेंगे सारे के सारे। पहले भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जब पीएफआई एसडीपीआई फंडिंग का मामला आया तो वो जेल के अंदर गए और इस प्रकरण में भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैसे उनको हम कामयाब होने देंगे? लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। ठीक है गौरव ठीक है गौरव, मनोज काका समाजवादी पार्टी से। मनोज काका साहब, आप लोगों को भी नहीं पता था या आप लोग पार्ट थे उस कॉन्स्पिरेसी का? सीधा सा सवाल, या तो आप लोगों को पता नहीं था, आप इतने नादान कि यहाँ दंगों की साजिश हुई, आपको पता नहीं था, या कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे? मनोज काका जी, गौरव जैसे लोगों की जरा भाषाई गिरावट देखिए। ये एक वकील भी है जो इनका चारण बात करे, जो इनकी प्रशंसा करे वो अच्छा पत्रकार है, और जो इनके खिलाफ दिखाए वो गिद्ध है। और गिद्ध तो इनके जैसे लोगों को भी कहा जा सकता है जो सत्ता का जो चारण बात करते हैं। आप सवालों के जवाब देने के बरक्स दूसरे एंगल पे जाते हैं और उसको घुमा फिरा रहे हैं। हर पत्रकार का ये धर्म है कि कहाँ क्या हो रहा है वो दिखाए। सवाल नंबर 1। मनोज काका जी, आप हुड़दंगी जो कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, वो उसी एजेंडे के तहत कर रहे थे क्या? आप जो हुड़दंग कर रहे थे यहाँ पर, उसी ये क्या हुड़दंग हो रहा था? अमित प्रकाश तो थे, सुन लीजिए ना क्या कर रहे थे आप लोग। अमित प्रकाश तो यही थे, आप लोग उसी एजेंडे के तहत हुड़दंगी कर रहे थे। या तो आप लोग तो वो माहौल बनाने में लग गए थे, तो हो नहीं पाया ना सर काका जी। बेटी को न्याय कैसे मिले? अमन,
अमन जी, समाजवादियों का आंदोलन इसके लिए है कि बेटी को आंदोलन न्याय देखा कैसे मैंने, मिले। बसों में भर के फोटो हाथरस खिंचवा की रहे बेटी थे, को, सेल्फी ले रहे थे, कह रहे थे नारा लगाओ तो फोटो खींच लेना, और उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाते थे छाव में, फिर होते थे अच्छा अगली बार जब पुलिस वाले आए और पुलिस वाले जब डंडा लगाए तब फोटो खींच लेना। ये कैसा आंदोलन है? न्याय तो पीछे रह गया ना इस आंदोलन में। किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता? ये पूछा आपने उनसे? नहीं काका जी, एक चीज, काका जी एक सवाल पूछ लूं अगर आपकी हमारी इजाजत हो, आप बोले जा रहे हैं सवाल आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि न्याय मिले बेटी को। आपकी तरह कोई बौद्धिक साझेदारी नहीं की है हमारी पार्टी के मनोज कार्यकर्ता। काका जी, किसान के सवाल पर, मजदूर के सवाल मनोज पर, काका जी, एक वंचित सवाल के पूछ लूं मैं सवाल पर, आपसे। नौजवानों के सवाल पर मनोज हमारे काका पार्टी जी, के कार्यकर्ता हमेशा मुखर होकर के जो एक विपक्ष हाथरस की के आवाज बहाने, होती है, उसको खड़ा किए हुए हाथरस के हैं। बहाने और वही यूपी को भारतीय जलाने का जनता जो पार्टी प्लान को था, तकलीफ हो रही थी। दो चीजें हैं, या तो आप उसका पार्ट थे या आप लोग इतने अनजान, इतने भोले कि आपको पता नहीं था काका जी। या तो आप लोगों को पता नहीं था या आप उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट, क्योंकि हुड़दंग तो आप उसी स्क्रिप्ट के तहत कर रहे थे ना, क्योंकि शाहीन बाबू यहाँ का डायरेक्टर तो एक ही होगा। आप बात इसकी करिए कि उस बेटी को आप ये बताइए कि 14 को दुराचार हुआ, 31 तारीख को एफआईआर लिखा गया, एफआईआर लिखा गया तो पहले गैंग रेप का नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर का लिखा गया। फिर उन अपराधियों से आज जेल में मिलने कौन गया था? इसी गौरव के पार्टी के सांसद जी गए थे। उन अपराधियों के पक्ष में वहां मीटिंग पीड़िता के घर के 100 मीटर ही दूरी पर कौन कर रहा है? कौन धमका रहा है पीड़िता के परिवार को? ये भी आपको दिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी भी वीडियो आपके पास जरूर होगी, क्योंकि जी न्यूज का जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। विक्रम सिंह, निसंदेह, यूपी के पूर्व तो डीजीपी आपके विक्रम पास सिंह, वो भी वीडियो होगी। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। ठीक है मनोज काका जी, आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, नहीं मनोज काका जी आ रहा हूँ, मनोज काका जी आ रहा हूँ मैं यहाँ, मनोज काका जी आ रहा हूँ। विक्रम सिंह बहुत अलार्मिंग, बहुत शॉकिंग, मेरे लिए उससे ज्यादा शॉकिंग हो जाता है ये लोग कामयाब कैसे हो जाते हैं। ये तो बच गए ना, हाथरस तो बच गया, यूपी तो बच गया, वरना इनकी पूरी प्लानिंग थी हाथरस के बहाने पूरी यूपी को जलाने की और जातीय हिंसा, मतलब बेटी बहाना मकसद था, दंगा भड़काना। बच गया ना हाथरस, हमें तो, मुझे तो ये लग रहा है बच गया। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में गागर में सागर का समावेश करते हुए कि आखिर हम कार्रवाई करने में क्यों चूक जाते हैं। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है तो हमको कार्रवाई अब तक कर लेनी चाहिए थी। हम हमेशा भविष्य काल की बात करते, हम कर देंगे, हम करने वाले हैं। इतने गंभीर षड्यंत्र में वो हंटर की चोट पड़नी चाहिए। अभी सीए की आग बुझी नहीं, और वही जो एक्टर तब थे, पीएफआई, एसडीपीआई, इस तरह के शरारती तत्व नोन लोग हैं। अमन जी, गौरव भाटिया साहब के माध्यम से मैं ये चीज कहलाना चाहूंगा सरकार से कि इसमें देखिए बहुत ज्यादा उदारता दिखाने से ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको अब अच्छी तरह समझे, बिना किसी मुरव्वत के वो कार्रवाई कीजिए, जैसे आपने पहले भी की थी कि ऐतिहासिक कार्रवाई कीजिए। जो अतीक और मुख्तार के खिलाफ कर रहे हैं, जो राठी के खिलाफ कर रहे हैं, जो अन्य अपराधियों के खिलाफ कर रहे हैं, वही इनके साथ इनसे उससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कीजिए, इनकी फंडिंग के ऊपर ध्यान रखते हुए इनके जो आईटी सेल है, ये बिल्कुल आपको 72 घंटे के अंदर आप इनके सिरे तक, छोर तक पहुंच सकते हैं। किन लोगों ने वेबसाइट तैयार की, कहां से फंडिंग आई, क्या मंसूबे थे कि टीयर गैस से बचने के लिए विनेगर, नींबू के पानी की पट्टी लगाओ, और किसी तरह की ज्वेलरी, ब्रांडेड कपड़े मत पहनो, बैंडाना चेहरे पे बांधो, हेलमेट लगा करके जाओ, मास्क लगा के जाओ। ये तो पूरे दंगा कराने की अमन जी पूरी ये षड्यंत्र, इससे ज्यादा और क्या चीज भड़काऊ हो सकती है? इसमें तो वेबसाइट जो है विक्रम सिंह जी, जिस वेबसाइट का आप जिक्र कर रहे हैं, अमित ने वो मेरे ख्याल से वेबसाइट के कंटेंट को हटा दिया गया है, लेकिन उसमें तो पूरा बताया गया कि कैसे जो है प्लान करना है राइट, और फिर कैसे बच के निकलना है। अब वो ब्लॉक हो गई, वो ब्लॉक हो गई। लेकिन एक बात मैं अमन विक्रम जी से जरूर पूछना चाहूंगा, जो सवाल आप उठा रहे थे, पहले चीजें पता क्यों नहीं चलती? ये केस ही हो चाहे कोई दूसरा केस भी हो, अगर चीजें पहले पता चल जाती विक्रम जी, तो आज हम उस पर कार्रवाई करने में, जो तत्काल कार्रवाई आज हो रही है, शायद 1-2 दिन पहले हो गई होती। शायद इसमें इस नौबत तक, इस हालत तक, ये जो पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा था, ये इस हद तक नहीं पहुंचता। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात आती है, खुफिया एजेंसी की बात आती है, हम लेट क्यों हो जाते हैं हर बार? जो कहते हैं ना कि आप आग लगने के बाद कुआं खोदते हैं, कि अब आग लग गई, अब कुआं खोद के पानी निकाल। नहीं, यहाँ तो बच गए ना आग लगने से, बच गया मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो हालत है, जो रिपोर्ट है, वो तो इतनी अलार्मिंग, इतनी शॉकिंग है कि इन लोगों को कोई परवाह नहीं थी बच्ची की, बेटी की। ये लोग जो है परिवार के दर्द में दंगा ढूंढ रहे थे। और मैं अमन कहूंगा कि मीडिया के बहुत सारे कर्मियों जिनके फोन के टेप आए हैं, हमसे पता लग रहा है कैसे वो प्लान कर रहे हैं कि 25 के 50 ले लो,
और किस परिवार को भड़का रहे थे। परिवार को भड़का रहे थे। देखिए वो मासूम परिवार है, उसकी बच्ची मर गई है, उसको 4 लोग करें डरा देंगे, ऐसा फंस जाओगे वैसा फंस जाओगे। देखिए 3 साल से योगी ने इन सबकी खाट खड़ी कर रखी है। चाहे आप सीए का दंगा करोगे तो आपको वसूली देनी पड़ेगी, पोस्टर लगेंगे आपके। तो दिल्ली में अच्छा, ये योगी का वसूली मॉडल, पुलिस से नाराजगी, और इसलिए ये सारा प्लान्ड था मेरे को लग रहा है, ये एजिटेशन या कुछ भी, और टारगेट पर वहां पर भी पुलिस, यहाँ पर भी। देखिए पुलिस को गाली देना सबसे आसान है। आप यहाँ पे किसी पुलिस वाले से पूछ लीजिए, बिना चाय के बिना पानी के, ऊपर मैं भाई साहब से पूछ रहा था, खड़े 14-14 घंटे 20-20 घंटे, मीडिया वाले तो आते हैं अपनी इसी गाड़ी में आके चले जाते हैं। और अच्छा करा आपने अमन, आप लोगों ने 3 दिन से उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करी जो मैं देख रहा था। मैं कल चैनलों पे 3 चैनलों बैठा, मैंने सामने कहा कि सबसे पहले हमारे चैनल पे, हम सबसे पहले हमारे। अच्छा नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा सीपी सिंह साहब, जो अभी जिसका जिक्र अभी अमित ने किया, बहुत ही मतलब मेरे को हैरानगी है मैं कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से फेक न्यूज फ्लोट कराई गई। जीप काटने से लेकर अभी तो रेप की भी पुष्टि नहीं, वो तमाम चीजें फ्लोट कराई गई। उस पर मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि वो परिवार की संवेदनाओं का मामला है। मेरे लिए बड़ी चीज ये है कि एक पूरा नेक्सस है इसके पीछे, एक पूरा नेक्सस है जिसको बस्ट करना बहुत जरूरी है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, वो उनको मौका मिल गया दर्द में दंगा ढूंढने का। मतलब सोचिए, बेटी की राख पर यूपी जला रहे थे। देखिए, एक परिवार के दर्द को या 2 परिवारों के विवाद को, जिसमें किसी वजह से एक की जान चली जाती है, तो उसको संवेदना देने, उसके साथ खड़े होने के बजाय उसका इस्तेमाल करते हुए हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देने की ये योजना थी इनकी। और ये लोग पिछले 70 सालों से समाज तोड़ो की राजनीति कर रहे हैं। तो जो भी समाज को जोड़ रहा है, समाज को जोड़ने वाला इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। योगी समाज को जोड़ रहे हैं। मतलब ये मेरे ख्याल से नाराजगी होगी योगी के बुलडोजर से। ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये नाराजगी होगी जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं चौराहों पर, ऑपरेशन दुराचारी से लेकर। और ये देखिए आपको पता है कि सबसे बेटी की किसी को नहीं पड़ी, वो तो देखिए उनका एक बाइट मिलेगी, चले जाएंगे। देखिए आपको पता है इसमें मोदी के खिलाफ भी है। कल परसों एफसीआरए के कल कानून, एफसीआरए के खिलाफ कानून से होगा कि एमनेस्टी की दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत सारी विदेशी फंडिंग से आने वाली, और एमनेस्टी भी है इसमें। एमनेस्टी की दुकान सबसे पहले। गौरव एक चीज बताइए, गौरव इसमें जब आप लोग एमनेस्टी का जिक्र कर रहे हैं, जब ये रिपोर्ट है आप लोगों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इसमें एमनेस्टी की दुकान अभी हाल ही में बंद हुई है, अभी एमनेस्टी इसमें शामिल है, इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्कों से फंडिंग हुई है वेबसाइट के लिए। 4 दिन पहले ही एफसीआरए के खिलाफ होम मिनिस्ट्री ने नया बिल लाया है, जिससे जो विदेशी पैसा आता है, जो उल्टा पुल्टा पैसा आता है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उस पैसे के स्रोत को बंद किया गया। तो ये पैसा कैसे पहुंच जाता है, कैसे वेबसाइट चालू हो जाती है, कैसे पैसा आ जाता है गौरव? ये तो हाथरस बच गया, कल को कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, नरसों कुछ और होगा। लेकिन अमन आपको पुलिस को भी क्रेडिट देना देखिए अमन जी, ठीक है, एक मिनट गौरव, आपने कहा कि ये कैसे हो जाता है। ये जो होता था ना, ये पिछली सरकारों में होता था। 2009 के बाद जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिस तरह के कृत्य किए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारी ही सरकार ने जब उनका लाइसेंस एफसीआरए के तहत नहीं दिया, तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चले गए। दूसरी बात, आईएस इस्लामिक स्टेट के मेंबर भी यहाँ प्रयास कर रहे थे कि भारत में कोई बड़ा आतंकवादी हमला कराए, लेकिन हुआ क्या, आईएस के जो आतंकवादी हैं या जो उस संगठन से जुड़े हैं, उनकी भी अरेस्ट हुई। और उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई कर रही, चाहे वो जिनके नाम से लोग डरते थे, आज वो सरकार से डरते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, एक चीज है गौरव, 2 डिबेट्स अलग अलग है गौरव, दोनों डिबेट्स अलग अलग है। नहीं, मैं बेटी को लेकर, मैं बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर आपको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, दोनों डिबेट अलग है। लोगों ने परिवार के दर्द में दंगा ढूंढा, वो उन लोगों को मैं एक्सपोज करने आया था। लेकिन बेटी के साथ जो हुआ, आधी रात में जो अंतिम संस्कार जो हुआ, पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही, वो उसको लेकर थोड़ी ना आप सवालों से बच सकते हैं सर। देर रात अंधेरे के अंदर अंतिम संस्कार से लेकर तमाम चीजें जो हुई, उसको लेकर थोड़ी ना बच जाएंगे आप। जो दर्द में दंगा ढूंढ रहे हैं उनके खिलाफ ताल मैं ठोक रहा हूँ, लेकिन बेटी को लेकर जो हुआ उनके खिलाफ तो आपके खिलाफ भी ताल ठोकनी पड़ेगी ना सर। अमन जी सुनिए मेरी बात, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन मैं सराहना इस बात की कर रहा हूँ कि अगर घटना हुई हाथरस में, तो क्या राजनीतिक गिद्ध गांधी परिवार के यहाँ आएंगे और गाड़ी में ठहाके मारेंगे? और चैनल कुछ ऐसे हैं जो ये दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी के फेसबुक से लाइव फीड हो रहा है, और ये जो संवेदनाहीन एक कृत्य किया जा रहा है, इसको उजागर करने की भी आवश्यकता है।
गौरव भाटिया, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रियंका वाड्रा की वजह से रात को 2:30 बजे सुबह 3 बजे अंतिम संस्कार हुआ था। प्रियंका वाड्रा की वजह से हुआ था। वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वो लोग तो दर्द में गंगा ढूंढ रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई हुई कि नहीं हुई? प्रियंका वाड्रा की वजह से हुआ था क्या वो? एक मिनट, अमन जी, एसपी सस्पेंड हुआ कि नहीं हुआ? मिलने आए कि नहीं डीजीपी? मिलने आए कि नहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी? परिवार से बात करी कि नहीं? सस्पेंड होने से क्या परिवार को आखिरी अधिकार वापस मिल जाएंगे? आप सोचिए ना, ये क्या दलील है? एसपी सस्पेंड हो गए तो क्या परिवार को वापस मिल जाएंगे वो अधिकार जो उन्होंने खोया? गौरव, ये कोई दलील थोड़ी ना हुई। अमन, या तो आपको खुलकर कहना चाहिए जो हुआ गलत हुआ, बात खत्म। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम इंसाफ दिलाए परिवार को, लेकिन साथ में विदेशी फंडिंग होना, यहाँ पे दंगे कराने का प्रयास करना, ये जो शक्तियां हैं इनके खिलाफ सख्त विदेशी फंडिंग पे पहुंच जाते हैं। आपको पता है उस पर आपके पास जवाब नहीं है, फिर विदेशी फंडिंग की तरफ हो। मेरा काम है ना सर, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ ना, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। आपसे देते नहीं बन रहा है। मैं विदेशी फंडिंग जो लोग दंगा ढूंढ रहे हैं, जो पॉलिटिकल मार्केटिंग या पॉलिटिकल जो वल्चर्स हैं, वो उनके खिलाफ मैं ताल ठोक रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। उन दंगाइयों के खिलाफ मैं ताल ठोक रहा हूँ, इसलिए मैंने शो इसलिए आज हाथरस से कर रहा हूँ। आप पूछिए क्या सवाल है आपका अमन जी? मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ ना, रात के अंधेरे में क्या हो रहा था ना सर? 3 घंटे नहीं वेट हो सकता था? उसको लेकर मैंने पुलिस और प्रशासन को, आप लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा ना। बेटे देना पड़ेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं खुद कह रहा हूँ वो गलत हुआ था, इसीलिए उस पर कार्रवाई हुई। इसीलिए डीजीपी परिवार से मिले, उनका दर्द जाना, उनको किस बात की शंका है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही। उन्होंने कहा केवल हाथरस मामले में नहीं, कोई भी अगर उत्तर प्रदेश की बेटी और महिला की तरफ बुरी नजर उठाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी बात कही। और मैं आपको बता दूं ऐसे कई प्रयास भी किए जा चुके हैं। उसके बाद शांतनु और अमित, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अतिकुर रहमान, ठीक है सर, ठीक सर। अतिकुर रहमान, ये भी मौका नहीं छोड़ेंगे क्या? मतलब बच्ची की राख पर भी ये वाली राजनीति, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे? अतिकुर रहमान, जी अमन भाई, ये मनुवादी सोच है। ये भारत को मातृभूमि मानने को तैयार नहीं है, पितृभूमि मानती है। ये महिलाओं के अधिकार के बात करने वाली मनुवादी सोच इस्लामिस्ट ने फंडिंग की। वो पुलिस वालों को इस्लामिक फंडिंग मिली जिन्होंने रात के अंधेरे में हाथरस की बेटी को जलाया। इस्लामिक फंडिंग आई यूपी चीफ मिनिस्टर को जिन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी घोषित की। इस्लामिक फंडिंग आई उन तमाम पुलिस वालों को जिनकी दुहाई अभी दे रहे थे गौरव भाटिया कि वो 18-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। और डीजीपी साहब से मैं पूछना चाहूंगा, विक्रम साहब जी बैठे हैं यहाँ पर, इस सवाल का जवाब जो अमन जी आपने पूछा और हर डिबेट पे आप पूछते हैं कि ये कारवा लुटने के बाद में आंखें खुलती हैं इनकी। ये कांग्रेस मुक्त भारत इसीलिए तो चाहते हैं कि इनकी हठधर्मी ये भारत की मातृभूमि को पितृभूमि घोषित करें। और वरना सिस्टम जिसकी वजह से मुस्लिम रूल पूरे भारत में आया, ये जब क्षत्रियों को सिर्फ देने को तैयार थे हथियार, तो मुसलमानों ने सोचा अफगानिस्तान से और बॉर्डर पार से कि ये क्षत्रिय गिने चुने लोग हमसे क्या लड़ेंगे। अच्छा, और उन्होंने भारत में आपके पास जानकारी 1000 साल हुकूमत की। ये मनुवादी सोच से आप पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए पहले जानकारी होगी। अतिकुर रहमान, अतिकुर रहमान, एक मिनट, अतिकुर रहमान, एक मिनट रुकिए ना। पूछ लिया, मैंने पूछ लिया। अतिकुर रहमान, उनसे जो सवाल पूछना था मैंने पूछ लिया ना, मुझे मत बताइए ना, मेरे को बस इतना बताइए, आपके पास तो जानकारी होगी। और कहाँ कहाँ पाइपलाइन में ये शाहीन बाग प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हाथरस वाला तो फेल हो गया, आपको तो पता होगा ना। और कहाँ कहाँ पाइपलाइन में है, अगर आप बता पाए, थोड़ा शेयर कर पाए, क्योंकि देश की चिंता तो आपको भी है, आपको अगर पता हो। जी मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रोजेक्ट शाहीन बाग कहाँ कहाँ चल रहे हैं? हाथरस को तो बना नहीं पाए, शाहीन बाग बच गए। हाँ जी, बताइए अतिकुर रहमान, ये बताइए। अब सुन लीजिए ना, 30 सेकंड लूंगा बस, ज्यादा नहीं लूंगा आपका वक्त। जी। जब सारा षड्यंत्र फेल हो गया, जब तबलीगी जमात को नेल नहीं कर पाए, जब कोरोना फैलाने में उनको नाकामयाब रहे, तो ये आ गए फिर से दिल्ली दंगों के ऊपर
वो फेल हो गया, तो आगे फिर से एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के ऊपर वो फेल हो गया, तो बिहार नजर आया, चले गए वहां पर सुसाइड एंगल को बदली करने में कि नहीं ये तो हत्याकांड है सुशांत सिंह राजपूत का, उस पे राजनीति की, वो फेल हो गई कल इनकी। देखिए अतीकुर रहमान, मैं आपकी खींच, मुझे आपकी खींच जो है उस पर यकीन मानिए आपसे मुझे सहानुभूति है, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बन नहीं पाया ना शाहीन बाग हाथरस, कांग्रेस मुक्त भारत दंगा वाला प्लान कामयाब हो नहीं पाया ना सर। मैं समझ रहा हूं आपका दर्द, मैं समझ रहा हूं आपका दर्द, कोई दिक्कत नहीं है सर। और आप लोगों के आप और कोशिश करिए, मौके आपके पास होंगे, और ऐसे ही मौके जो है ना आपको और भी आगे मिलेंगे। बस एक गुजारिश थी ना सर, बच्ची को बख्श देना चाहिए था, बच्ची को बख्श देते ना कम से कम सर, बहुत मौके आप लोगों को मिले, आपको दिखाई दे रहा है, बच्ची को कम से कम बख्श देते ना, परिवार के साथ खड़े होने का ड्रामा ना करते ना, दर्द में दंगा नहीं होना चाहिए ना सर, ये तो ऊपर वाले को भी जवाब देना पड़ता है। आप लोग क्या बच्ची को बख्श देते ना, कहने को बच्ची मतलब बच्ची बहाना, बेटी बहाना, क्या आप लोगों को करना था? कारवां लुटने के बाद जी खुल गई ना सर, खुल गई। मैं बता चुका हूं, सारे एंगल तो फेल हो गए। रातों रात एक वेबसाइट बन जाती है जिसका नाम है जस्टिस और हाथरस, उसमें क्या लिखा है, राइट कैसे करने हैं, राइट से बचना क्या है, एफआईआर के अगेंस्ट, ऑटोप्सी के अगेंस्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अगेंस्ट पूरा अलग नैरेटिव तैयार हो जाता है। कैसे हो जाएगा ये? आप लगता है कि अपने आप हो जाएगा ये? परिवार कर देगा नैरेटिव, परिवार वो बोला बाला रेडी है। जीप काटने वाली फेक न्यूज, वो जीप काटना, रेप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, सारी रिपोर्टों के अलग, और हम लोग भी चैनल में उसको शायद डिफेंड करने लगते हैं कि हाँ शायद हुआ है, शायद नहीं हुआ है। कैसे 7-8 दिन में एक नैरेटिव तैयार हो जाता है और कहते हैं देखो मैंने बुला दिया डीजीपी को सड़क पे, मैंने बुला दिया अवनीश अवस्थी को सड़क। नहीं, लेकिन ये भी है ना कि बच्ची के पक्ष में खड़े होने के लिए सारी चीजें होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई वो तो सत्य है ना, वो तो सत्य है ना। कोई मानव जीवन में है उसको कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता, अगर मानव जीवन में है कोई इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। सबके घर में बहन है, सबके घर में माँ है, सबके घर में बेटी, उसको कोई नहीं सपोर्ट। वो तो हुआ ना शांतनु, वो हुआ, और उसके मुजरिम वो क्यों हुआ? देखिए कोई भी जो कसूरवार है वो जेल में जाना चाहिए, और कोई भी बेकसूर भी जेल में नहीं जाना चाहिए। जो ऐसा लग रहा है कि संभावना है, अगर नार्को टेस्ट मुजरिम का होना, आपको बेकसूर लग रहे हैं जो 4 अंदर गए हैं? मैं बेकसूर नहीं कह रहा हूँ। देखिए कोर्ट का ये लॉ है, जब तक आपने गिल्टी नहीं प्रूव कर दिया, हर आदमी बेकसूर है जब तक कोर्ट ने गिल्टी नहीं प्रूव कर दिया। सवाल मेरा, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि ऑडियो रिलीज हुए पत्रकारों के, ये तो बता दिया, उसमें क्या बातचीत हुई ये नहीं बताया। मैं एक पत्रकार, लोकल पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कल गांव से नहीं जाना है, कल राहुल गांधी आ रहे हैं। बता देता हूं पहले, एक ऐसा परिवार जो इतना आहत है, जो आखिरी वक्त में अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाया, उससे आप इस तरह धमका रहे हैं, क्या डिकोड होता है इससे, क्या चीज? सीपी देखिए इसका सीधा मतलब है कि जो क्योंकि परिवार सॉफ्ट टारगेट होता है, परिवार को आप जो है उस तरीके से इनको भड़काया गया, परिवार को किस परिस्थिति में उनकी बेटी गई है, वो 4 लोग आके जोर से अच्छा आर्टिकुलेट करके बोल देते हैं तो परिवार सोचता ठीक है ऐसा कर लेते हैं हम। हाँ, वो 25 का 50 भी है उस अच्छा कपड़ा पहन के लोग आ गए, शहर से आ गए, ठीक ठाक बोल लिए, तो लोग परिवार के लोगों को उन पर विश्वास हो जाता है। लेकिन इसी विश्वास का लाभ उठा करके ये जो लोग हैं, बहुत कुछ मीडिया वाले भी हैं और ये जो राजनीतिज्ञ हैं, खास करके जो सेकुलर लिबरल राजनीति के लोग हैं, इन लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ लाश पे राजनीति शुरू कर दी, और हिंदू तोड़ो मुस्लिम जोड़ो की राजनीति का खेल यहाँ वैसे ही खेलना शुरू किया जैसे वो दिल्ली में कर रहे थे। और जिसके बाद विक्रम सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि दंगा करने वालों से खतरनाक दंगे की भूमिका या स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग होते हैं। जो शाहीन बाग में हुआ, ये जो वेबसाइट थी वो ब्लॉक हो गई, लेकिन उसको जब जिसके जो पेजेस सामने आए हैं उसमें तो बताया गया कि कैसे दंगा करना और कैसे बच के निकलना है। उसमें बताया गया कि आप, उसमें राइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है वेबसाइट में कि अगर आप दंगा कर रहे हैं तो पकड़े जाने पर आप नाम अपना तेजी से चीखें, आप जो है ग्लव्स पहने, अगर टीयर शेल्स का इस्तेमाल होता तो डूज एंड, दंगे के सारे डूज एंड डोंट्स थे। विक्रम सिंह जी, ये लोग ज्यादा खतरनाक है ना? ये तो अमन जी थिंक टैंक है दंगा कराने वालों का, कि स्विमिंग के गॉगल्स पहन करके जाना, अपने बचाव के क्या रास्ते रखना, ये पूरे जो दंगा कराने का थिंक टैंक होता है। शासन प्रशासन पुलिस की पूरी ताकत लग करके इनका अनावरण करके इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। अमन जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में बहुत अच्छा खुलासा किया कि ये ऐसे शरारती तत्व हैं जिनका सफल अनावरण जल्द से जल्द, शांतनु गुप्ता जी और गौरव भाटिया साहब इस पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जितनी जल्दी इनका अनावरण होगी, इनके ऊपर राष्ट्र का यूएपीए के अंदर कार्रवाई करेंगे, उतनी कृपा आप देश और समाज के ऊपर करेंगे। इस तरीके का ढुलमुल रवैया जो आपने पहले दिखाया था, आज भी विक्रम सिंह जी, जो राजनेता उस आग में घी डालने का काम कर रहे थे, क्या वो भी उतने दोषी नहीं है?
जो राजनेता यहाँ पर आकर हुड़दंग कर रहे थे और उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, आग में घी डालने का काम कोशिश कर रहे थे, अगर ये इतनी बड़ी साजिश थी और वो राजनेता जो इसमें शामिल थे, तो क्या वो भी उसका पार्ट नहीं या कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं माने जाएंगे? अमन जी, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबको पता है। लेकिन एक भारतीय और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि आप संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तो आपकी भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज भी संवेदनशील होनी चाहिए। हंसी ठट्ठा और लाइट मूड में जाना और उसके बाद वहां पहुंच के गमगीन मुहर्रमी सूरत बना लेना और फिर हंसी ठट्टा करके वापस आना, ये कौन सी संवेदना है? और अगर आपने दंगाइयों का साथ दिया, वो राजनेता हो, मैं हूं, आप हो, वो उतने ही दोषी हैं जितना दंगे करने वाला है। अमन जी, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। पहले देश दें कि देश और समाज हित में क्या है और देश और समाज हित में क्या नहीं है। आप स्वयं चयन कर लें आप किस तरफ खड़े हैं। देश हित में मनोज काका जी, बस आ रहा हूं। मनोज काका जी, मनोज काका जी, सच बताइएगा, नहीं पता था आप लोगों को या आप लोग उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे? बस ये मेरा सवाल था, इसका ही जवाब दीजिएगा। आप लोग इतने भले अनजान, आपको पता ही नहीं था कि यहाँ दर्द में दंगा ढूंढा जा रहा है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। क्या कंस्पिरेसी है ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। आपने अच्छा सवाल किया कि आईबी उनके पास है, इंटेलिजेंस उनके पास है, एलआईयू उनके पास है। हमारे 4-5 सवाल हैं जो गौरव जैसे लोग आए हैं, जो न गांव देखे हैं, न गरीब देखे हैं, न किसान देखे हैं, न वंचित देखे हैं, बस चारण भाग करने आ जाते हैं। इनसे सवाल है कि आप ये बताओ कि जो लोग बेटी के साथ बर्बरता किए, आज की रिपोर्ट है, कई सारे चैनलों ने लिखा, उन दुर्दांत अपराधियों से इनका वर्तमान का सांसद जेल में मिलने क्यों गया? इसका जवाब दे दो। जिन लोगों ने बेटी के साथ दुर्दांत व्यवहार किया, उसकी आबरू लीटी, उसकी जीभ काट ली, उसकी स्पाइन 4-4 जगह तोड़ दी, उनके पक्ष में सभा करने वाले कौन लोग हैं? कल राजनीतिक लोग जो भी गए थे, मैं इस बात का सख्ती से विरोध कर रहा हूं जो अमन जी आपने कहा कि वहां, और जो विक्रम सर ने भी जो कहा वो ठीक है, रामपुर की बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांगेंगे और संवेदनशीलता के प्रति हमेशा से सजग रहती है समाजवादी पार्टी। आप बलरामपुर की बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांगेंगे? सुन लीजिए, मेरी मांग वही है समाजवादियों की जो बेटी के परिवार की मांग है कि उस बेटी की जांच, उस दुर्दांत घटना की जांच किसी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए, और यही पीड़ित परिवार की भी मांग है। हमारी पार्टी, हमारे पूरे प्रदेश में जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति बहुत संवेदनशील है, लेकिन गौरव जैसे लोग घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं जो गरीबों के प्रति कभी भी संवेदनशील नहीं और संवेदनहीन। अच्छा, बलरामपुर रेप मामले में जो गिरफ्तार हुए उनका नाम पता है आपको? बलरामपुर रेप मामले में जो गिरफ्तार हुए उनका नाम पता है मनोज काका जी? बलरामपुर रेप कांड में जो गिरफ्तार हुए उनका नाम पता है आपको? जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं, उनको सख्ती, उनको मौत की सजा हो। आज क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बता दीजिए ना, वोट बैंक नहीं कट जाएगा आप लोगों का, वोट बैंक थोड़ी ना कम हो जाएगा। नाम बता दीजिए ना। ले लीजिए ना नाम तो आप नाम नहीं लेंगे ना, आपकी जुबान पर नहीं आएगा नाम, क्योंकि अखिलेश यादव का मैसेज आ जाएगा कैसे नाम ले लिया, वोट बैंक खत्म हो जाएगा। नाम नहीं लेंगे ना आप, किसी भी आप बलात्कारियों का नाम नहीं लेंगे, आप आपराधिक, आप नहीं लेंगे ना? नहीं काका जी नाम तो ले लीजिए, बलात्कारियों का नाम लेने में कैसी शर्म? अरे अमन, आप सांप्रदायिक बात न करो, लीजिए ना। जो लोग क्यों नाम लीजिए ना। मैंने तो सांप्रदायिक बात ही नहीं की, आप लोग क्यों धर्म ढूंढ रहे हैं? काका जी नाम ले लीजिए ना, मदद की, और हम चाहते हैं काका जी नाम ले लीजिए ना। आप एक्सपोज हो रहे हैं सर नेशनल टेलीविजन पर, आपको हर तरफ पे दर्द हो रहा है। बलरामपुर के रेप जिन्होंने किया उनका नाम भी नहीं ले रहे आप। लड़की वहाँ भी दलित थी, लड़की वहाँ भी दलित थी, नाम है बताया था शाहिद और साहिल, इसलिए नहीं लेंगे। देखिए बलात्कारी नाम क्यों नहीं लेंगे? अगर संदीप ने गुनाह कराया तो संदीप भी बलात्कारी। अच्छा, आप तो नाम ले लीजिए, उनको नाम नहीं पता होगा, आप तो नाम ले लीजिए। क्या नाम है बलरामपुर रेप के आरोपियों का? अब तो ले लीजिए नाम। अखिलेश यादव नहीं गुस्सा करेंगे तो नाम मत लीजिए, वोट बैंक नहीं खत्म हो जाएगा आप लोगों का। नहीं लेंगे वो, नहीं लेंगे वो। मैं जो लोग भी हों उनको कठोर नहीं लेंगे। जो लोग क्या होता है, जो लोग, सुनिश्चित करना सरकार जो लोग क्या होता है, जो लोग क्या होता है, जो लोग तो तब होते हैं जब नाम सामने नहीं आता, अब तो नाम सामने है। जो लोग क्या होता है? काका जी आप बहुत भोले हैं, मनोज काका जी आप बहुत भोले हैं। मैं आपकी मासूमियत पर, मतलब मुझे तो तरस आ रहा आपकी मासूमियत पर कि आप नहीं नाम ले पा रहे क्योंकि आपको डर है। आप वो नाम ले लेंगे तो वोट बैंक को लेकर आपको जो मैंडेट मिला है अखिलेश यादव से वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे पुलिस मुझे के इतने mandate- कर्मी खड़े हैं, इतने mandate जवान में खड़े हैं, इतना समाजवादी बंदोबस्त है, लोग महिला भारत पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे। किया पुलिस को गाली देना सबसे आसान है, पुलिस के लोग सस्पेंड भी हो जाएंगे। लेकिन मैं मीडिया के उन लोगों को पूछता हूँ जिन्होंने 3 दिन से नैरेटिव बनाया कि उनको सस्पेंड करा जाएगा। पुलिस तो देखिए लाइन ऑफ फायर में है, कल के दिन यहाँ पे दंगा होता है तब भी पुलिस पत्थर खाएगी, हम लोग तो घर पे बैठ के डिबेट करेंगे। और यही प्लान शाहीन बाग में भी था। मैं तो मेरी तो वहाँ पर भी शाहीन बाग में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, पुलिस को ही टारगेट, यहाँ पर भी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पर भी शासन प्रशासन को टारगेट करना सबसे आसान है। मीडिया ने अगर रिपोर्टिंग करी, उनका नार्को टेस्ट नहीं होगा। अभी जो नार्को टेस्ट की बात हो रही है, पुलिस की भी हो रही है, परिवार की भी हो रही है, अभियुक्त की भी हो रही है, लेकिन मीडिया वालों की नहीं होगी। जिसका ऑडियो टेप उसकी नहीं, जिसका ऑडियो टेप है सीपी सिंह 30 सेकंड में वाइंड अप करना है। सीपी सिंह और अभी आज हाथरस बच गया इस बार शाहीन बाग बनने से, अगला तैयार होगा इनकी। तो देखिए बात बहुत साफ है, सिर्फ ये जिम्मेदारी गांव वालों की नहीं है, ये पुलिस की भी है, मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है। देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक ग्रुप का नहीं है। हम सबों को तैयार रहना पड़ेगा उनके खिलाफ लट्ठे लेकर के, जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, और जहां मुसलमान आरोपी होता है वहां मुंह में दही जम जाता है, और जहां कोई काका जी नाम ले लीजिए ना, बलरामपुर काका जी नाम ले लीजिए ना जाते जाते। सख्ती से कार्रवाई हो, कोई मुसलमान भी हो उसको मत लीजिए, चलिए ठीक है, मत लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया, काका जी आपका, विक्रम सिंह जी आपका, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सीपी सिंह साहब आप आए, और खासकर शांतनु आपका भी यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर आकर समझना बहुत जरूरी था अमित, क्योंकि माहौल कई तरीके की बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन असली स्क्रिप्ट यहाँ पर दिल्ली दंगों की। 30 सेकंड। सबसे आखिर में अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है, और अर्ध सत्य जब सामने आता है ना तो वो इतना खतरनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं, तो देखना है। अभी रिपोर्टिंग में और भी बहुत सारी चीजें खुलनी है, मैं तो लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ और रोज नई चीज आती है। बिल्कुल, हाथरस का पूरा सच सिर्फ जी न्यूज पर। थोड़ा सा ब्रेक, ताल ठोक के देख रहे थे आप तक सीधे हाथरस से। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.